में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 14 कराने जा रहे हैं। और आज हम कराएंगे बेसिक न्यूमेरिकल्स जो आरएलसी सर्किट से रिलेटेड होते हैं, आरएल आरसी और आरएलसी सर्किट से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा अनुनादी, आवृत्ति और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। सो आज का लेक्चर बड़े ध्यान से सुनना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम करेंगे बाय प्रीव्यू यानी इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या कराया था। पिछले वाले लेक्चर में कराया था एवरेज पावर इन एसी सर्किट, यानी एसी सर्किट होता है उसमें एवरेज पावर कितनी होती है। तो इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, ये होती है पीआरएमएस कॉस फाई। यहाँ कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई होता है पावर फैक्टर, और इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था आर अपॉन रूट ऑफ एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। इसमें हम आर बाई जेड भी कह सकते हैं, जेड का फॉर्मूला ये होता है। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं पुराने वाले लेक्चर में, आप उनको जाके एक बार अच्छी तरीके से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सो गाइस, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एसी करंट एसी सर्किट है उसमें बहने वाली वोल्टेज दे रखी है 220। यानी अब सोच रहे होंगे आरएमएस क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया है कि जो एसी सर्किट होता है उसमें जो वोल्टेज बहती है वो आरएमएस वैल्यू ही बहती है। आरएमएस न पीक वैल्यू बहती है न मैक्सिमम वैल्यू बहती है, आरएमएस वैल्यू ही लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है और करंट दे रखी है 2 एम्पियर। यहाँ पे भी आरएमएस आएगा, क्योंकि एसी सर्किट की बात आ जाए तो अपने आप समझ जाना उसमें बहने वाली धारा वोल्टेज सब आरएमएस में होंगे। और जो पावर वो हमें 200 वोल्ट दे रखी है, और हमें फाइंड करना है जो रेजिस्टेंस और प्रेरकत्व फाइंड करना है। इसको एल से डिनोट करते हैं प्रेरकत्व को। तो हम पहले लिख लेते हैं भाई, पी दे रखा है, एफ दे रखा है, आई दे रखा है ना, तो और पी वी दे रखा है। तो मैं लिख लूंगा पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई होता है। पी बराबर वी इंटू आई होता, आई आर एम एस होगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होगा, है ना। तो इसको हम वी को क्या लिख सकते हैं, वी को लिख सकता हूँ मैं आई इंटू आर लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख लूंगा आई इंटू आई आर एम एस इंटू आर लिख सकता हूँ, आई की वी की जगह, और आई आई ऐसे ही चल रहा है, आई आर एम एस। ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा, और ये पी हो जाएगा। पी हमें 200 दे रखी है तो पी की जगह हम 200 रख देंगे। और आई आर एम एस क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो आई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई की जगह हम यहाँ से 2 रख देंगे, इधर इधर रख देंगे इस फॉर्मूले में, इंटू आर। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आर की हो जाएगी 200/4, दैट इज 50 ओम। 50 ओम, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है उसका मात्रा क्या 50 ओम होता है ना। हमें एक तो मिल गया, ये मिल गया, और एल और चाहिए। तो मैंने पढ़ा था कि जो, अब देखो इसमें आप समझ रहे हैं, इसमें एल और आर है और आर दोनों चीज आ रही है। तो ये कौन सा सर्किट हो जाएगा, आर एल सर्किट हो जाएगा। कौन सा सर्किट हो जाएगा, आर एल सर्किट हो जाएगा। इट इज आर एल सर्किट, आर एल सर्किट। क्योंकि आप सोच रहे हैं आर एल सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सी तो कहीं दे नहीं रखा भाई, क्वेश्चन में भी देख लेना सी नहीं दे रखा, तो आर एल सर्किट होगा। मैं पढ़ा चुका हूँ इसको प्राइमरी वाले लेक्चर्स में, ये सारी थ्योरी समझा चुका हूँ, इसमें मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा। तो इट इज आर एल सर्किट होगा। तो आर एल सर्किट में मुझे पता है कि जो प्रतिबाधा होती है, प्रतिघात होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर जो प्रतिघात होता है एक्स है ना, प्रतिघात का क्या होता है, वो होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सो ये होता है आर एल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। मुझे, है ना, मुझे आर पता है, मुझे जेड फाइंड, मुझे क्या चाहिए एक्सएल में। एक्सएल को एक बार पूरा खोल के लिख देता हूँ, एक्सएल को लिख सकता हूँ मैं एल ओमेगा लिख सकता हूँ, मुझे पता है इसका फॉर्मूला होता है। तो एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना, और मुझे एल ही चाहिए। देखो एल चाहिए, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा होता है 2πf, यानी एफ से डिपेंड करता है, और एफ की हमें वैल्यू दे रखी है। तो इसमें सब कुछ दे रखा है, हमें ये चाहिए मिल जाएगा। हमें जेड निकालना है, जेड कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था वी नो दैट वोल्टेज होती है, वोल्टेज क्या होती है, वो आई इंटू रेजिस्टेंस होता है। क्या होती है, आई इंटू रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे ये आरएल सर्किट, आरएल सर्किट के लिए नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, जेड के बराबर होगा। प्योर आर सर्किट होता है तो आर आ जाता, लेकिन अब ये आरएल सर्किट है तो उसमें नेट रेजिस्टेंस होता है। हम फॉर्मूला वी बराबर आई इंटू रेजिस्टेंस होता है, नेट रेजिस्टेंस, है ना। आप सोच रहे हैं आर क्यों नहीं लगाया, हम आर लगा सकते हैं, लेकिन जो वोल्टेज आएगी सिर्फ वो आर की सिरों पे आएगी। किसके सिरों पे, जैसे मैंने बताया था कि जो ग्राफ डायग्राम होता है ऐसे होता है, जो ये तो आर हो गया, ये कुंडली हो गई। अगर आर लेते हैं ना, तो आर लेंगे तो सिर्फ इसी के लिए आएगी वोल्टेज, फिर इसकी नहीं आ पाएगी, इसकी नहीं आ पाएगी, फिर इसके लिए हमें अलग लेना पड़ेगा। तो हम एक पूरा सबके लिए ले रहे हैं, सबके लिए नेट, इसका पूरा नेट निकाल लिया, उसके बाद हम सिंपल कंफर्म करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जेड की जगह हम आर लेंगे तो वी बराबर आई आर हो जाएगा, यानी ये तो प्योर आर का फॉर्मूला होगा। तो यानी सिर्फ इसके सिरों पे आएगी, इसके सिरों पे नहीं आएगी, बल्कि हमें दोनों के सिरों पे निकालनी है। तो दोनों के सिरों पे हम नेट रेजिस्टेंस लेंगे। तो वी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, वी हमें 220 दे रखा है, 220
बराबर आई दे रखा है 2 इंटू जेड हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1110 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1110। अब इधर वैल्यू पुट कर दो तो 11 इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1110 बराबर रूट ऑफ आर की जगह क्या है, आर की जगह हमारे पास है 50 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2 पाई एफ का स्क्वायर, 2 पाई एफ का स्क्वायर, 2 पाई एफ का स्क्वायर। सो अब 1110 बराबर ये हो जाएगा 2500 प्लस एल स्क्वायर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर, एफ क्या है यहाँ पे 50, क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500, क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, है ना। अब मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, तो अब मैं इसको इधर लिख लेता हूं। तो 110 क्या आ जाएगा 110 हो जाएगा मेरे पास। अब देखो 2500 दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो मैं कॉमन निकालूंगा, 2500 निकालिए, अंदर क्या बचा 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर बचा, 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर बचा। 2500 किसका होता है 2500 होता है 50 का स्क्वायर, तो इसको 50 का स्क्वायर कर लूंगा ना, 50 का स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब जब 50 स्क्वायर है और बाहर रूट है तो बाहर निकल जाएगा, तो 110 बराबर 50 रूट 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप खुद कर लेना आराम से हो सकता है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी 0.312 हेनरी आएगी, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है हेनरी, क्या होता है HENRY हेनरी होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एसी सर्किट है उसमें 10 एम्पियर करंट बह रही है ना, और जो बल्ब है, बल्ब यानी बल्ब में प्योर आर आता है, रेजिस्टेंस होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, उसमें कुंडली नहीं होती, तो उसको बल्ब को मैंने रेजिस्टेंस से डिनोट कर दिया बल्ब का चित्र बनाने की जगह। और बल्ब की सिरों पे 200 मतलब 100 वोल्ट दे रखी है वोल्टेज, और इसकी सिरों पे मैंने रेजिस्टेंस मान लिया एक्सएल यानी कुंडली का रेजिस्टेंस मान लिया, और इसके सिरों पे वीएल हो जाएगी, है ना। और जो पूरा एसी सर्किट है, पूरा एसी सर्किट है, अब देखो 10 एम्पियर हमें बल्ब की सिरों पे दे रखी है करंट, लेकिन बल्ब की सिरों से जितनी जाएगी ये सीरीज में तो मैंने बताया था, सीरीज में जो करंट है यहाँ से पास हो रही है बल्ब के सिरों से, वो यहाँ से भी जो बल्ब के सिरों से जितनी पास हो रही है उतनी ही कुंडली के सिरों से पास होगी, क्योंकि एक लास्ट आखिरकार में बल्ब से बल्ब से पास होके करंट यहाँ से होगी तो जाएगी ना, पूरा वापस सर्किट में घूमेगी, ऐसे तो घूमेगी, तो जितनी यहाँ से पास हो रही है उतनी यहाँ से पास होगी, तो यहाँ पे भी 10 एम्पियर होगी, तो मैंने पूरे सर्किट के लिए 10 एम्पियर मान ली, है ना। और इसके सिरों पे वोल्टेज वीएल मान ली, और जो एसी सर्किट है उस पूरे की वोल्टेज कितनी दे रखी है 200 वोल्ट दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है। मुझे एल चाहिए, मुझे क्या चाहिए एल चाहिए, एल चाहिए, तो सबसे पहले मुझे पता है एल कहाँ आता है, एल एक जेड बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होता है, क्योंकि देखो इसमें 2 आरएल सर्किट है, क्या है आरएल सर्किट है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है, और जेड बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को क्या मिला सकता हूँ एल ओमेगा, एल लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक्सएल को एल ओमेगा लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ से, जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा तो इसका तो रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ, ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 पाई एफ, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, दैट इज 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, है ना। तो मुझे एफ दे रखा है ना, एफ दे रखा है, मुझे आर, मुझे एल फाइंड करना है, तो मुझे ये दोनों चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। तो आर में यहाँ से, आर यानी इसके सिरों पे रेजिस्टेंस है, तो आर में यहाँ से फाइंड कर लूंगा, तो मुझे पता है वी बराबर होता है आई इंटू रेजिस्टेंस, होता है आई इंटू रेजिस्टेंस। अब इसके सिरों पे करना है, इसके सिरों पे तो आर ही होगा ना, प्योर आर ही होगा इसके सिरों पे। अगर मैं पूरे सर्किट का निकालता रेजिस्टेंस तो दोनों के सिरों का नेट लेना पड़ता, पर मैं अभी इसके लिए निकाल रहा हूँ, इसके लिए मैं वी बराबर आई इंटू आर आ जाएगा, तो वी बराबर 100 इंटू 100 बराबर आई क्या है 10 इंटू आर, तो आर यहाँ से क्या निकल जाए आर आ जाएगा यहाँ से 10 ओम आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। देखो मेरे पास आर आ गया, मेरे पास एफ है, मेरे को जेड और चाहिए, तो जेड क्या चाहिए, जेड मुझे पता है कि जेड क्या होता है वी, यानी अब मैं पूरे जेड चाहिए, तो जेड किसके लिए आता है, जेड पूरे उसका होता है, पूरे सर्किट का करंट होता है ना, पूरे सर्किट का सॉरी रेजिस्टेंस होता है, पूरे सर्किट का मैं ले रहा हूं, तो फिर मुझे पूरे सर्किट की वोल्टेज भी लेनी पड़ेगी, पूरे सर्किट के लिए वो भी लेना पड़ेगा करंट, तो मुझे पता है वी आर एम एस क्या होता है आई आर एम एस इंटू जेड होता है, क्योंकि अब मैं पूरे सर्किट के ले रहा हूं तो इसलिए आरएमएस आएगा, इधर सिर्फ इसका ले रहा तो सिर्फ वी आ रहा था, तो वी आरएमएस की वैल्यू क्या दे रखी है 200 दे रखी है, क्या दे रखी है 200 दे रखी है, और आई आरएमएस यानी पूरे सर्किट में करंट कौन सी बह रही है, ये वाली बह रही है 10 एम्पियर, क्या बह रही है 10 एम्पियर, क्या बह रही है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर इंटू जेड, तो जेड क्या आ जाएगा यहाँ से जेड आ जाएगा 200 बटा 10 दैट इज 20 ओम आ जाएगा, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब मैं सीधे ये दोनों ये आर और जेड की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, यहाँ से जेड बराबर 20 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, और एफ यानी एफ का यहाँ पे एफ है 50, तो इंटू 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, हाँ हो जाएगा आराम से। तो अब 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, प्लस अब 50 एल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू 50, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 2500, 2500 है ना, 2500 को 4 से करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। जब इन सबको 10,000 करेंगे तो एक बार कर देता हूं मैं, जब ये हो जाएगा 400 बराबर एल स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 10,000 हो जाएगा। एल स्क्वायर पाई स्क्वायर 10,000 प्लस 100। जब इनको सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू आएगी 0.055 हेनरी एल की वैल्यू आएगी। अब ये सॉल्यूशन तो ये मैथ सिंपल मैथ है, इसको आप सॉल्व कर लेना। प्रोसेस मुझे मेरा मेन फोकस है कि मतलब मेथड कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा, मेथड समझाना और प्रोसेस से करवाना। सो गाइस हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि संधारित्र, एक धारिता दे रखी है, धारिता इतने धारिता का संधारित्र यानी 100 माइक्रोफेराड, 100 इंटू माइक्रोफेराड क्या होता है 10 टू पावर -6 होता है। माइक्रो को 10 टू पावर -6 कहते हैं, इसको फेराड। अब मैं नॉर्मल यूनिट में वापस सिंप्लीफाई कर लेना, ऐसे माइक्रो नैनो फेराड इसको मीटर या फिर सिंपल फेराड या ऐसी चीजों में सिंपल में कन्वर्ट कर लेना है, एक मानक मात्रा को में कन्वर्ट कर लेना है। और वो किससे जुड़ा है, एक 40 ओम रेजिस्टेंस के, एक 40 ओम रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है एक संधारित्र। और जो वोल्टेज है वो सिरों पे 110 है, वोल्टेज क्या है 110 है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है एसी करंट की 60 हर्ट्ज। और हमें क्या पूछा, करंट पूछा है। तो मुझे पता है V बराबर क्या होता है, आई इंटू जो होता है जेड यानी करंट, वो रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। तो V मुझे दे रखा है 110 है, क्या दे रखा है 110 दे रखा है। और आई क्या है, आई है मेरे पास, मुझे फाइंड करनी है आई। और जेड का क्या होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अब मुझे पता है देखो C आ गया, यहाँ पे L है नहीं है ना, तो ये हो जाएगा XC हो जाएगा, XC हो जाएगा, क्योंकि RC सर्किट है। इट इज आरसी सर्किट, आरसी सर्किट। तो हम आराम से देख के कह सकते हैं भाई आरसी सर्किट है। तो बेसिकली आर एल आरसी सब एक जैसे हैं, एक जैसे सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं, आर की जगह सी आ जाएगा, एक जैसा मेथड है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 110 बराबर आई इंटू, अब आर मुझे पता है दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, बस देख के लिख देना। आर हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, एक्सी को मैं लिख सकता हूँ 1/c ओमेगा, तो स्क्वायर है तो सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और मुझे ओमेगा की वैल्यू यहां से फाइंड करूंगा, एफ दे रखा है, एफ दे रखा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2πf, 2πf, तो 2 इंटू पाई इंटू एफ क्या हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 120 पाई, 120 पाई हो जाएगा। तो मैं, और सी क्या दे रखा है, सी मेरे पास 100 इंटू, अब इसको रख देता हूँ डायरेक्ट, तो आई इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 1600 प्लस 1/c स्क्वायर यानी 100 इंटू 10 टू पावर -6 क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -4 हो जाएगा, लिख सकता हूँ ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 टू पावर -4 का स्क्वायर, और ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं 120 पाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ, पाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना आराम से। और जब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेटर का वैसे यूज अलाउ नहीं होता, पर आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंपल मैथ है, इनको प्लस माइनस करके मतलब मल्टीप्लाई फिर ऐड कर लेना। तो इनको जब पूरा करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 2.29 एम्पियर, 2.29 एम्पियर आ जाएगी। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सो हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम आरएलसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संधारित्र दिष्ट धारा को मान को अवरुद्ध करता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को गुजर नहीं देता है। इसका मतलब कि जो संधारित्र होता है, कैपेसिटेंस, क्या कैपेसिटेंस जिसमें सी लगा रहता है, वो दिष्ट धारा होती है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी, दिष्ट धारा क्या होती है, जिसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती। दिष्ट धारा क्या होती है, दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा में आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती, आवृत्ति चेंज नहीं होती, यानी परिवर्तित नहीं होती है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति परिवर्तित होती है। तो अवरुद्ध क्या यानी रोकता है, यानी क्या चीज रोकती है, तो बेसिकली हमने पढ़ा था जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, जो वो धारा होती है, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये रोक रहा है, तो ये रेजिस्टेंस ही होगा जो रोक रहा होगा, रेजिस्टेंस ही किसी सर्किट में जो धारा के मान को रोकता है। तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते, संधारित्र रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का लिखेंगे, वो होता है संधारित्र,
संधारित्र के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एक्स सी से, इसका होता है 1/c ओमेगा। सी ओमेगा होता है ना, पता है हमें रेजिस्टेंस का वो धार के प्रतिघात कहते हैं इसको। और ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πf लिख सकता हूँ, तो c इंटू टू पाई एफ कर सकता हूँ इसको, और इसको लिख लूंगा 2πc इंटू एफ लिख सकता हूँ मैं ना, 2π इंटू सी इंटू एफ। तो हम जानते हैं कि फोर डीसी करंट इसको कहते हैं डिस्ट धारा। फोर डीसी करंट एफ इक्वल्स टू 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एफ 0 है तो एफ रखो इसमें जिस फॉर्मूले में एफ 0 रखेंगे तो 1/2πc इंटू एफ की जगह 0 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। यानी डीसी करंट के लिए जो डीसी करंट बहाते हैं, संधारित्र में प्रवाहित करते हैं, तो प्रतिरोध कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध लगता है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध लगता है। तो अगर इतना ज्यादा इनफाइनाइट प्रतिरोध हो, बाधा आ जाए तो निकलने देगा क्या, गुजरने देगा नहीं, इसीलिए गुजरने नहीं देता। और हम उसको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, और उसके लिए फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होती है, समथिंग तो होती है, कुछ ना कुछ होती है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सी की वैल्यू आएगी, एक्सी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, समथिंग वैल्यू आएगी, है ना, समथिंग वैल्यू आएगी। यानी प्रतिरोध तो है इसमें, पर इतना नहीं है कि वो पूरे के पूरे मान को रोक सके, इसमें तो पूरा का पूरा रोक सकता है। तो इसलिए संधारित्र डिस्ट धारा के मान को रोकता है और प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है। सो आज का वीडियो कैसा लगा, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। अब अगले लेक्चर में हम आरएलसी सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इस लेक्चर के बारे में जो भी लगा हो वो एक बार कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।